नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में निकली हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बहुत ही तगड़ी वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि ये वैकेंसी पर्टिकुलरली सिर्फ महिलाओं के लिए है, लेकिन बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। एंड लेवल 6 की वैकेंसी निकाली गई है इसमें। तो इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इस वैकेंसी को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी योग्यता चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, एंड कितनी एज चाहिए, क्या फ़ी लगने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, कब से अप्लाई करना है, सारी बातें डिटेल में हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, झारखंड सरकार का ये लोगो है जो नया वाला है, ठीक है। एंड झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ विवरणिका। एंड विज्ञापन संख्या इसका है 14/2023 और पोस्ट है इसकी झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023, झारखंड लेडीज सुपरवाइजर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, ये आपका विवरणिका है। एंड इसकी जो विवरणिका में इसको जो अप्लाई करने का फ़ी है इस वैकेंसी को, वो रखा गया है मात्र 100 रुपये, ठीक है। जैसे कि और सब वैकेंसी में होता है, वैसे ही इसमें भी 100 रुपये का फ़ी रखा गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के महिलाओं को 100 रुपये का फ़ी पे करना है। एंड एसटी एससी के हमारी महिला साथियों को 50 रुपये का फ़ी इसमें पे करना है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली है, क्योंकि सिर्फ ये महिलाओं के लिए है तो इसको हम लोग काफ़ी अच्छी संख्या में मान सकते हैं, क्योंकि टोटल पोस्ट आपको 444 निकाली गई है 444। एंड जो पोस्ट है तो आपको पता चली गया कि महिला पर्यवेक्षिका लेडीज़ सुपरवाइजर की वैकेंसी है। एंड यहाँ पे देख लीजिए, जनरल के लिए 187 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में ये भी है। एंड 101 वैकेंसी अनुसूचित जनजाति के एसटी के लिए है। वहीं 2 पद इसमें जो है सो रिजर्व हैं आदिम जनजाति के लिए। जो आदिम जनजाति किसको बोलते हैं, तो हमारे यहाँ आपको पता होगा कि झारखंड में जो 32 जनजातियाँ हैं उसमें 8 आदिम जनजाति हैं, तो उन्हीं के लिए वैकेंसी रिजर्व है। इसी तरह से दोस्तों आगे देखिएगा तो अनुसूचित जाति एससी के लिए आपको 35 सीटें रिजर्व हैं, और बीसी 1 के लिए 42 एंड बीसी 2 के लिए 35 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 44 सीटें रिजर्व हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। एंड कुछ रिजर्वेशन यहाँ आपको दिख जाएगा, जो कि पीडब्ल्यूडी के लिए एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहाँ पे रिजर्व सीटें हैं, ठीक है। अब इस वैकेंसी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहीं पे है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि इस वैकेंसी के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये पर्यवेक्षिका की वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। हाँ, ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, वो अलग बात है, लेकिन ग्रुप बी की वैकेंसी है तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी मान सकते हैं दोस्तों। एंड ये पे लेवल 6 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। हालांकि लेवल 6 की नौकरी है तो मान के चलिए आपकी सैलरी 60-70 के आसपास आपको इन हैंड मिलने वाली है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान देने योग्य है कि मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र तो आपका सोशल हो गया, सोशल साइंस हो गया, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, गृह विज्ञान, होम साइंस विषयों में स्नातक की हुई महिलाओं को अप्लाई करने के लिए इसमें आमंत्रित किया गया है। मतलब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों। बहुत लोग मतलब ये क्वालिफ़िकेशन गेन नहीं करते। साइकोलॉजी से भी बहुत कम ही लोग ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, समाजशास्त्र में बहुत कम लोग सोशोलॉजी में करते हैं, सोशोलॉजी हो गया ये, समाजशास्त्र सोशोलॉजी में भी बहुत कम ही लोग करते हैं, गृह विज्ञान में भी बहुत कम लोग करते हैं। हालांकि गृह विज्ञान की संख्या हो सकती है इसमें ज़्यादा, क्योंकि मैंने देखा है कि गृह विज्ञान का जो विद्यार्थी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं बनस्पत, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के। तो समाजशास्त्र तो नॉर्मली मैंने देखा है कि इग्नू से भी लोग, बहुत सारे लोग करके रखते हैं एमएसडब्ल्यू, तो एमएसडब्ल्यू तो पीजी का कोर्स हो गया। ग्रेजुएशन में जो होता है समाजशास्त्र वो बहुत लोग करते हैं इग्नू से। तो अब उनको ये लाभ मिलने वाला है कि उनके लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। एंड आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई इस तरह की महिला हैं जिनके पास ये डिग्री है, तो उनसे ये फॉर्म ज़रूर भरवाएं। एंड उनकी थोड़ी सी तैयारी उनको कामयाब बना सकती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हम लोग देख लेते हैं कि इसमें उम्र कितनी डिमांड की गई है। तो महिला प्रशिक्षक की पोस्ट है उसके लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 1/8/2023 और अधिकतम उम्र की सीमा जो है 1/8/2019 रखी गई है। तो दोनों डेट, कट ऑफ डेट अलग अलग रखी गई है। जो मिनिमम डेट है वो आपको मिनिमम जो उम्र है वो आपको 21 वर्ष रखी गई है। मतलब 1/8/2023 को कम से कम आपको 21 साल का होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे।
एंड जो मैक्सिमम डेट है वो आपको यहाँ पे देख लीजिए 1/8/2019 ही रखी गई है, तो आपको इसमें कुछ छूट मिल रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख लीजिए जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं उनके लिए 38 साल की एज रखी गई है। एंड अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष की एज इसमें रखी गई है। अब चूंकि आपको कट ऑफ डेट 2019 रखी गई है तो 23 तक आते आते आपको 4 साल की छूट और मिल जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अभी ये डेट देख करके कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि आपकी एज 40 हो गई है तो आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा इस बात को मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ डेट आपको यहाँ पे रखा गया है 2019, 1/8/2019, ठीक है। एंड आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 38 साल एंड एसटी एससी के लिए 40 साल रखी गई। तो आप अभी सोच रहे हैं कि मेरी तो 40 साल उम्र हो गई है तो मैं तो भर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब इसमें देखिए आपको क्या सोचना है, ये 40 साल अभी आप हैं या अभी आप 44 साल के हैं। चलिए मान के चलिए आपको मैंने जैसे आपको बताया कि 4 साल के अतिरिक्त आपको छूट मिल रही है, तो वो कैसे मिल रही है। अभी मान लीजिए आप 44 साल के हैं, तो 2023 में आप 44 साल के हैं, तो आप इसको तो भर नहीं सकते फॉर्म। आपको दिख रहा होगा कि मैं तो 44 साल का हो गया एंड उम्र जो मांग रहा है वो 40 साल ही मांग रहा है। तो ये जो कट ऑफ डेट रखी गई है उसको अब ध्यान से देखिए, 1/8/2019। तो अभी अगर आप 44 साल के हैं तो 1/8/2019 को आप कितने साल के थे, 40 साल के। बात को समझ रहे हैं। मतलब अगर अभी आप अगर एसटी एससी से बिलोंग करते हैं एंड अभी आपकी उम्र अगर 44 साल है, 1/8/2019 तक अगर आप अभी 44 साल के हैं तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। वहीं अगर आप ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं एंड अभी अगर आपकी एज 42 साल है तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप। ये बात मेन है इसमें एज की क्राइटेरिया में, ठीक है। तो थोड़ा समझने में लोगों को कन्फ्यूजन होता है क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, तो मैंने थोड़ा डिटेल में आपको समझा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरते हैं, मतलब ऑनलाइन आवेदन जब आप करते हैं, तो बहुत लोग क्या होता है कि अपने मन से बैठ जाते हैं एंड बोलते हैं कि हाँ मेरा नाम ये है, लिख दीजिए पिताजी का नाम ये है, मोबाइल नंबर फलना ढेकना। तो ये चीज़ें आपने कैफ़े में बोल करके एप्लीकेशन अप्लाई करवा लेते हैं। दोस्तों ऐसा गलती मत कीजिएगा। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करवाने जाते हैं किसी भी इंटरनेट कैफ़े में, तो आप हमेशा अपने साथ अपना मैट्रिक का डॉक्यूमेंट जरूर लेकर के जाएं। कम से कम मैट्रिक का मार्कशीट या मैट्रिक की मूल प्रमाण पत्र की एक जेरोक्स कॉपी ही लेकर के जाएं। एंड आपका जो भी नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, जो भी स्पेलिंग होता है सेम टू सेम वही डलवाइएगा। एंड कई बार इसी के चक्कर में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे किसी का नाम शंकर, किसी का नाम शंकर, इस तरह से भी होता है, तो वहाँ पे गलती हो जाता है। बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे देखिए नीचे ये चीज़ लिखी हुई भी बहुत क्लियरली है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी वही लिखेंगे जो मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट में या अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे मिस्टर, श्रीमान आदि का व्यवहार नहीं किया जाए। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं कि जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपने तो अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम कुंदन कुमार है, मान लीजिए आपने अपना नाम डाल दिया कि कुंदन कुमार है, लेकिन आपके पिताजी का नाम अगर नरेश कुमार है तो क्या बोलते हैं कि श्री नरेश कुमार। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि कैफ़े वाले आपके पिताजी का नाम भी श्री नरेश कुमार लिख देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बातें हैं, इसलिए मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ क्लियरली कि ऐसा मत कीजिएगा कि अपने नाम मन से बोलें एंड आपको कभी कभी याद भी नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है दोस्तों कि ज़बरदस्ती मतलब ये बिना सर्टिफिकेट के आ जाते हैं अपना फॉर्म भरवाने के लिए एंड गलत नाम डिटेल्स भरवा करके चले जाते हैं। बाद में बोलेंगे कि ये गलत हो गया। अरे भाई आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर के हमेशा जाइए फॉर्म भरवाने के लिए, तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। एंड जब भी आपने फॉर्म का अप्लाई करवा रहे हैं तो मैट्रिक का अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट उनके सामने रख दीजिए कि भाई यही से स्पेलिंग आपको डालनी है। समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको तो जैसा पता ही होगा दोस्तों कि जो जेएसएससी का फॉर्म होता है वो 3 स्टेज में भरा जाता है। पहले आपको अप्लाई करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है एंड आफ्टर दैट आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना रहता है। लेकिन उसकी जो डेट्स हैं वो क्या है, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण डेट्स आपकी क्या है। तो रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो आपको 26/9 से शुरू होगी एंड 25/10 तक चलने वाली है। पेमेंट की डेट आपको 27 तक रहेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि एक्स्ट्रा दिन देना पड़ता है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन बाद ही इनका पेमेंट
होता है, तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा समय दिया गया है कि अगर आपने 25 को भी रजिस्ट्रेशन किया हो तो आप 27 तक इसका पेमेंट कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर चूँकि पेमेंट करने के बाद अपलोड होता है, तो उसके लिए आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है कि 29/10/2023 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। उसके बाद चूँकि डेट चेंज हो जाएगी तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसके बाद देखिए आपको कुछ, अगर मान के चलिए इस दौरान अगर आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने में अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए भी ऑप्शन दिया जा रहा है। एंड ये जो डेट है वो 31/10/2023 से 2/11/2023 के बीच में मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक खोली जाएगी। अब यहाँ पे जो बात लिखी हुई है इसको भी मैं आपको बड़ा गौर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग फॉर्म भरते समय ये चीज़ नहीं ध्यान देते हैं कि फॉर्म तो भर दिया, अरे भाई गलती भी होगा तो एडिटिंग का ऑप्शन देगा, लेकिन यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर्म आप भरने वाले हैं उसमें आपको सिर्फ आपका जो नाम होगा, आपकी जो जन्म तिथि होगी, आपका जो मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा, ये कतई चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको जोर दे रहा हूँ कि जब भी आप फॉर्म भरवाएं तो अपना मैट्रिक का डॉक्यूमेंट ले करके जाएं एंड उसी से अपना नाम डलवाएं। अदरवाइज़ फिर आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, फिर बाद में आपको अफसोस होगा। एंड ये छोटी छोटी बातें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। तो आपको जो डिटेल्स एडिट करने की मिलेंगी वो आपके जैसे माता पिता का नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसको आप अपडेट करा के भी कोई फ़ायदा है नहीं। उससे क्या होता है कि अगर आप उसमें अगर कुछ गलती हो जाती है तो बाद में अगर आपका सिलेक्शन होता है उसमें आप एफिडेविट दे करके एंड उसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा एंड उसमें बाद में आप संशोधन करा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो अगर आपने अपना नाम, जन्मतिथि वगैरह गलत कर दिया तो इसमें एफिडेविट आपका नहीं चलेगा, फिर वहाँ पर आप फंस जाइएगा। मतलब एफिडेविट नॉर्मली चल जाता है, लेकिन ये आप मामला वहाँ पे फंसने वाला हो जाता है। अगर एक टाइम लिमिट दिया जाता है कि आपको 10 दिन के अंदर अपना एफिडेविट, तभी मैं आपको ले रहा हूँ, लेकिन 10 दिन के अंदर आपको ये डॉक्यूमेंट को चेंज करवा करके सबमिट करना है। अब ऐसे में अगर आप जैक वगैरह के, CBSE के चक्कर लगाने लगिएगा तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा उस समय। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपको हर चीज़ एडिट करने के लिए वहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि अभी झारखंड की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें सीधे सीधे मुख्य परीक्षा हो रही है, मतलब मेंस का पेपर हो रहा है, तो इसमें भी आपको वही होने वाला है। एंड 3 पालियों में इसकी परीक्षा ली जाएगी। एक में तो आपका भाषा ज्ञान हो जाएगा जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको पास होना जरूरी है, 30% मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद दूसरा पेपर आपका होगा लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में आप कोई भी क्षेत्रीय भाषा रख सकते हैं जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई भी एक भाषा को रख सकते हैं। जो मेन पेपर होगा आपका वो पेपर 3 होगा एंड पेपर 2 और पेपर 3 जो जनजातीय लैंग्वेज होगा, मतलब जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, वो भी आपका मेरिट में जुड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, वो भी आपका महत्वपूर्ण पेपर है। एंड जो मेन पेपर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका पेपर 3 है, जिसमें आपको हर चीज़ पूछा जाएगा, जिसमें आपको तकनीकी विशिष्ट विषय से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से आपको 20 प्रश्न होंगे, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न। तो ये पेपर भी मतलब कोई खास नहीं बन रहा है, इसमें भी आपका जो सिलेबस बन रहा है वो कोई खास नहीं है। देखेंगे तो आपको सारा का सारा जो टेक्निकल है वही आपका नंबर इसमें लेने वाला है। तो टेक्निकल जो आपका इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, इसमें अगर आप कमांड कर लेते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो सिर्फ उसी से हैं। तो ध्यान दीजिएगा। एंड नीचे में आपका इसका सिलेबस दिया हुआ है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से क्या क्या पढ़ना है। एंड अगर कोई डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।